हेलो इंडिया, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बड़ी और अहम जानकारी आपको देते हैं। आज दिल्ली में पीएम मोदी से मिल सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर औपचारिक निमंत्रण देंगे। मंदिर के उद्घाटन को लेकर के भी चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का काम जोरों पर चल रहा है। उम्मीद है कि देशवासियों को साल 2024 की शुरुआत से ही राम मंदिर के अंदर रामलला के दर्शन करने को मिल सकते हैं। इस बीच आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं और पीएम मोदी को अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के उद्घाटन के लिए औपचारिक निमंत्रण भी देंगे। तो दिल्ली में आज होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात और इस दौरान राम मंदिर, जो कि महत्वाकांक्षी एजेंडों में से एक है बीजेपी के, उसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को औपचारिक तौर पर निमंत्रित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आपको बता दें कि शिलान्यास जिस दौरान हो रहा था राम मंदिर का, उस दौरान भी प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद थे और शिलान्यास उन्होंने खुद ही किया था। और इस बीच जब बात लोकार्पण की, उद्घाटन की हो रही है, कहा जा रहा है कि मकर संक्रांति से लेकर के 24 तारीख, यानी कि जब सूर्य उत्तरायण हो जाएगा उसके बाद प्रधानमंत्री कभी भी 10 दिनों के भीतर देश को समर्पित कर सकते हैं राम मंदिर, जिसके बाद तमाम देशवासी राम मंदिर में भगवान रामलला के दर्शन पूजन कर पाएंगे। तो वहीं 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव चल रहा है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। 7 विधानसभा सीटों पर वोटिंग भी शुरू हो चुकी है। वोटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आईएनडीआईए और एनडीए के बीच सीधी टक्कर है। देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बताते चले कि आईएनडीआईए और एनडीए के बीच सीधी टक्कर है। यूपी, पश्चिम बंगाल, केरला, झारखंड और उत्तराखंड की एक सीट, साथ में त्रिपुरा की 2 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक उत्तर प्रदेश की घोसी और उत्तराखंड की बागेश्वर, पश्चिम बंगाल की धुपगुड़ी, झारखंड की डुमरी, केरल की पुथुपल्ली, त्रिपुरा की बक्सा नगर और धनपुर सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है। इन चुनावों के नतीजे 8 सितंबर को सामने आ जाएंगे। आपको ये बताते चले कि घोसी और धनपुर सीट पर मौजूदा विधायकों के इस्तीफा देने की वजह से बाकी के 5 सीटों का समीकरण समझिए। मौजूदा विधायकों का निधन होने के चलते चुनाव हो रहा है। आईएनडीआईए और एनडीए के बीच ये सीधी टक्कर, और इसको कहा जा रहा है कि गठबंधन और एनडीए का ये पहला परीक्षण है। इसको उपचुनाव से ज्यादा लिटमस टेस्ट अगर कहिए तो ज्यादा ठीक होगा। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटें, जिसमें त्रिपुरा की 2 सीट, जबकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की अगर बात कर लें, उत्तराखंड में बागेश्वर सीट पर उपचुनाव हो रहा है, जहां पर चंदन रामदास की, स्वर्गीय श्री चंदन रामदास की पत्नी पार्वती रामदास चुनावी मैदान में है। जबकि यूपी उपचुनाव में घोसी सीट पर सपा और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि कहा जा रहा है कि बढ़त की अगर बात की जाए तो यूपी सीट पर, यूपी की जो घोसी सीट है उस पर बढ़त सपा को ही है, लेकिन रामपुर का हश्र कोई भूला नहीं है। ये सियासत है, पारा किसी भी वक्त बढ़ सकता है, घट सकता है और ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है।
6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव वोटिंग शुरू हो चुकी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। वोटिंग को लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, हर राज्य जहां पर उपचुनाव है, हर एक सीट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। सात विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। INDIA और NDA के बीच ये पहला लिटमस टेस्ट। 7 विधानसभा सीटों पर वोटिंग का आगाज हो चुका है। चलिए, मऊ से संवाददाता सहयोगी हिमांशु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या कुछ अपडेट है घोसी सीट की? अगर समीकरणों की बात कर लें तो किस तरीके के समीकरण नजर आते हैं और वोटिंग कैसी है? क्योंकि 7 बज चुके हैं, प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि पहले मतदान उसके बाद जलपान। जी बिल्कुल, अभी अभी जस्ट मतदान शुरू हुआ है। एकाध लोग ही अभी मतदान केंद्र पे आ रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और जहां तक बात की जाए आज मतदान की तो काफी लोगों की संख्या, भीड़ जुटने की आशंका है। और क्योंकि सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के दारा सिंह चौहान है, तो लोगों का एक काफी समर्थन दिखता हुआ लग रहा है मतदान को लेकर। लेकिन अभी सुबह सुबह का समय है, 7 बज रहे हैं, अभी बहुत इक्का दुक्का भीड़ आई हुई है। और सुरक्षा की बात की जाए तो चाक चौबंद सुरक्षा की गई है। हर बूथ पे काफी सारे फोर्स की व्यवस्था की गई। जी ठीक है हिमांशु, देखिए अभी बीते दिनों उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके के उपचुनाव हुए, उपचुनावों में बहुत आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिला। इन आरोपों के मद्देनजर सुरक्षा के इंतजामात क्या अलग नजर आ रहे हैं? क्या कुछ एक्स्ट्रा फोर्सेस लगाई गई हैं? जी देखिए, जहां तक कल हम लोग की कप्तान से बात हुई तो उन्होंने, पुलिस अधीक्षक ने कहा कि एक्स्ट्रा फोर्स मंगाए गए हैं। महिला सुरक्षा बलों को भी लगाया गया है क्योंकि बहुत सारे ऐसी जगह हैं कि महिलाओं के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती थी, तो पहले से ही प्रिकॉशनरी तौर पे महिला फोर्स को भी उपलब्ध कर लिया जाएगा। 2 कंपनी PAC और 2 कंपनी RF को लगाया गया है। जहाँ तक बात की जाए तो काफी संख्या में फोर्स है और पुलिस बल को भी लगाया गया है। हर बूथों पे एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेटों को भी लगाया गया है निगरानी के लिए। ठीक है हिमांशु, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, घोसी का एक बार आप जातीय समीकरण बताइए, उसके बाद मैं अगला सवाल आपसे पूछूंगी। जी, अगर घोसी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा मतदाता मुस्लिम मतदाता हैं, करीब 83,000 के आसपास हैं। उसके बाद अगर दूसरे संख्या पे बात की जाए तो दलितों की वोट है, करीब 69,000 के आसपास है। उसके बाद राजभर और चौहान की बारी आती है, इन लोगों के 43,000 करीब वोट हैं। तो जहां तक बात की जाए तो मुस्लिम मतदाताओं के ज्यादा वोट है वहाँ पे, और वही तय करेंगे दलित और मुस्लिम वोट की कौन वहाँ से विधायक चुना जाएगा। जी बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो हिमांशु जुड़े, जिन्होंने बताया साफ तौर पर जातीय समीकरण साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि सपा का पलड़ा भारी हो सकता है, लेकिन ये सियासत है, ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। खबरों में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे कि संसद के विशेष सत्र को लेकर के कांग्रेस अलर्ट मोड पर है, बैठक बुलाई गई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आज CPC अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बैठक बुलाई है। बैठक में विशेष सत्र की रणनीति पर विस्तार से होगी चर्चा। 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र चलने वाला है। कोई कह रहा है 1 नेशन 1 इलेक्शन पर बातचीत होगी, कोई UCC को लेकर के कयास लगा रहा है। अलग अलग तरह के कयास हैं, लेकिन विपक्ष की भी अपनी रणनीति है। कोई कह रहा है कि G20 जब सफलतम आयोजन हो जाएगा उसके बाद देश का शुक्रिया अदा करने के लिए G20 में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, ये जानकारी देश को देने के लिए ये सत्र बुलाया गया है। तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि किस कयास में है कितना दम और इस सत्र में किस विषय को उठाया जाएगा, प्रबलता से ये अभी डिस्क्लोज नहीं हो पाया है। लेकिन उससे पहले
विपक्षी खेमा लामबंद। सीपीसी अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई है। बैठक में खेमेबंदी पर बातचीत होगी कि आखिरकार जो ये विशेष सत्र बुलाया गया है इसमें विपक्ष अपना पक्ष कितनी मजबूती से रख सकता है और कैसे घेर सकता है। खैर बात यह भी है कि घेरना ही हमेशा विषय नहीं होना चाहिए। आज INDIA गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की बैठक है। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक होने वाली है। बैठक में संसद के विशेष सत्र पर चर्चा संभव है। देखिए, एक बैठक बुलाई है सोनिया गांधी ने, दूसरी बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होने वाली है जिसमें INDIA खेमे के फ्लोर लीडर्स मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। तो वहीं यूपी के मैनपुरी से बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। पुलिस और वांछित अपराधी के बीच में मुठभेड़ हुई है। गोली लगने से 25,000 का इनामी अपराधी घायल हो गया। रेप और हत्या के मामले में फरार चल रहा था। यूपी के मैनपुरी में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी। यहां मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से 25,000 का इनामी अपराधी घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस की गिरफ्त में शातिर अपराधी हत्या और रेप के मामले में फरार चल रहा था वो आया है, जिसे पुलिस ने 16 साल के बाद गिरफ्तार किया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। पुलिस और वांछित अपराधी के बीच में मुठभेड़ हुई है। गोली लगने से 25,000 का इनामी अपराधी घायल हो गया है। यूपी के मैनपुरी से इस वक्त की बड़ी खबर है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के रियासी से भी एक अहम जानकारी सामने आ रही है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की जम्मू कश्मीर से। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। तो जम्मू कश्मीर के बारामूला, पुंछ जैसे क्षेत्रों में लगातार इस तरह की घटना सामने आती रहती हैं। लेकिन आज खबर रियासी से, जहां पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। सबसे बड़ी बात यह कि सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को ढेर कर दिया है और इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया है। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी घायल बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के रियासी से बड़ी खबर है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी और इस दौरान एक आतंकवादी को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है, जबकि एक पुलिसकर्मी इस घटना में घायल भी हो गए। सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को ढेर कर दिया है। पूरे देश में पिछले कुछ घंटों से धर्म पर संग्राम छिड़ा हुआ है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान सामने आया। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना मच्छर, डेंगू, फीवर, मलेरिया, कोरोना से कर दी। उनका कहना है कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि हर राजनीतिक दल को अपनी बात कहने की आजादी है। हम सभी के विचारों का सम्मान करते हैं। तो वहीं बीजेपी ने INDIA पर हमला बोल दिया है और INDIA गठबंधन के नेताओं से माफी मांगने की मांग की है।
तो वहीं बीजेपी डेलीगेशन ने तमिलनाडु भवन जाकर उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ कार्रवाई तक की मांग करे। देखिए खास रिपोर्ट। धर्म को लेकर देश की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। सनातन धर्म को लेकर चेन्नई से उठी आग अब दिल्ली तक पहुंच गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर दिए गए विवादित बयान ने पूरी की पूरी सियासत धर्म पर केंद्रित कर दी है। दरअसल तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने चेन्नई में एक प्रोग्रेसिव राइटर्स के सम्मेलन में सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की थी, जिसके बाद उदयनिधि स्टालिन समेत पूरा INDIA गठबंधन सवालों के घेरे में है। இந்த சனாதன ஒழிப்பு மாநாட்டில் வாழ்த்துரை வழங்கும் வாய்ப்பை தந்த இந்த மாநாட்டு ஏற்பாட்டு குழுவுக்கு முதற்க என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். எனவே இந்த மாநாட்டிற்கு மிக பொருத்தமான தலைப்பு வைத்திருக்கிறீர்கள், அதற்கு என்னுடைய பாராட்டுகள். சனாதனம்னா என்ன? சனாதனம் அப்படிங்கிற பெயரே சமஸ்கிருதத்திலிருந்து வந்தது தான். சனாதனம் சமத்துவத்திற்கும் சமூக நீதிக்கும் எதிரானது. சனாதனம்னா வேற ஒன்றும் கிடையாது. சனாதனங்கிறதுக்கு அர்த்தம் என்ன? நிலையானது, அதாவது மாற்ற முடியாதது, யாரும் கேள்வி கேட்க முடியாது அப்படிங்கிறது தான் சனாதனத்திற்கு அர்த்தம். तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन जिस कार्यक्रम में बोल रहे थे उसका नाम भी सनातन उन्मूलन कार्यक्रम था। मच्छर, डेंगू, फीवर, मलेरिया, कोरोना ये कुछ ऐसे शब्द थे जिनसे स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना की। सनातन पर हमलों की बौछार तो दक्षिण से शुरू से हुई, लेकिन इस पर महाभारत का बिगुल उत्तर से फूंका जा रहा है। साधु महात्मा नाराज हैं, संघ विश्व हिंदू परिषद ने भी नाराजगी जताई, तो वहीं INDIA गठबंधन के नेता उदयनिधि स्टालिन के बयान का समर्थन भी कर रहे हैं। स्टेटमेंट लिख के लाए थे, वो पूछ के बोले थे, वो और बाकायदा एक रणनीति का हिस्सा था। एक लिंक देखिए कि एक तरफ वो जो INDIA बना, उसके मुंबई में बैठक होती है, उसके चंद घंटों के बाद में, मुझे लगता है 24 से 48 घंटे भी नहीं हुए थे कि उन्होंने एक रिटन स्टेटमेंट दिया पब्लिक के सामने। इसका अर्थ साफ है। और एक नहीं है जी, ये जो पूरा का पूरा जो जिसको ये गठबंधन कह रहे हैं, वो हिंदू द्रोहियों का एक अड्डा बन गया है। एक्चुअली हमारा व्यू वेरी क्लियर है। सर्वधर्म समभावना, सर्वधर्म समभावना is the Congress ideology. But you have to understand, every political party have their own freedom to tell their views. Any religion that does not promote equality, any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion according to me. उदयनिधि स्टालिन के बयान पर सियासी संग्राम जारी है। एक तरफ बीजेपी डेलीगेशन ने तमिलनाडु भवन जाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पत्र सौंपा, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने INDIA गठबंधन पर निशाना भी साधा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इंडिया गठबंधन के नेताओं से माफी की मांग की है, तो वहीं बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का कहना है कि सनातन धर्म का खुला अपमान हो रहा है। सुनो घमंडिया गठबंधन के घमंडियों, तुम और तुम्हारे मित्र रहे ना रहे, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। ये बार बार प्रयास
घमंडिया गठबंधन के एक के बाद दूसरे नेता ने किया है। हिंदुओं पर वार करने का, चाहे वो शब्दों से हो, बम से हो या उनको कुचलने की बात हो, हिंदू आतंकवाद कहने की होड़ कांग्रेस में एक के बाद दूसरे नेता की लगी है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए ये जो घमंडिया संगठन का जमावड़ा है, ये हिंदू चिंतन, हिंदू सोच, हिंदू धर्म का विरोध भी कर रहा है और ये करते रहेंगे वोट के लिए। इनकी बुनियादी सोच हिंदू विरोधी है। देश में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष माहौल सेट करने में जुटा हुआ है। इसी बीच उदयनिधि स्टालिन के बयान ने भूचाल ला दिया है। लिहाजा सवाल कांग्रेस